नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा है और यहां कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन में राहुल हिस्सा लेंगे। आज राहुल गांधी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में होंगे, जबकि शनिवार को एक ट्रैक्टर रैली में उनको हिस्सा लेना है। राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। कृषि कानून के मसले पर ही बीते दिनों राहुल ने लोकसभा में भाषण दिया था और बजट पर बोलने से इनकार कर दिया था। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इसको लेकर प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की तरफ से दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अनैतिक तरीके से धन परिवर्तन करवाने की कोशिश नहीं हो सकेगी। समिति के लाए गए शुरुआती प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया है। अनिल विज ने कहा कि बाकी प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के साथ सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और साथ ही स्थानीय पुलिस की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली त्रासदी में अब तक 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लापता करीब 170 लोगों की तलाश जारी है। इससे पहले अचानक से ऋषिगंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा और इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। चुनिंदा मेंबर्स की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। अब टनल के अंदर के काम तेजी से होंगे। देश ने सिर्फ 26 दिनों में 70 लाख से ज्यादा कोरोना को लेकर वैक्सीन लगाई है। दरअसल आपको बताएं कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 27 और 48 दिन लग गए थे। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब 74 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत अब हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भेलपुरू में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के गौरीगंज इलाके में रहने वाले गिरिजा शंकर ने एफआईआर दर्ज कराई है। गिरिजा शंकर का आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप के एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिस पर सवाल उठाने पर मोबाइल पर उन्हें जान से मारने की धमकी वाले कॉल आ रहे हैं। भिवानी में नया बस स्टैंड के सामने गेस्ट हाउस में महिला ने आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला तोशाम के गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि महिला अपने ही गांव के दोस्त के साथ होटल में आई थी। दोनों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। महिला ने कमरे के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला की लाश को अपने कब्जे में लिया। जांच शुरू कर दी है। महिला के साथ आए उसके दोस्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवहन विभाग और कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में बल्लभगढ़ में सभी सुविधाओं से लैस मॉडल बस टर्मिनल विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस बस टर्मिनल में रिटेल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्द ही विभाग के बेड़े में 800 बसें शामिल हो जाएंगी और इनमें से 400 बसें मार्च तक शामिल हो जाएंगी, जबकि बाकी 400 बसें जल्द से जल्द खरीद ली जाएंगी। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक ने सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की है। परियोजना निदेशक ने सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में ढिलाई बरतने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में हो। बैठकों में उपस्थित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को कहा गया है कि हमें जन समस्याओं के समाधान के प्रति अधिक जागरूक होने की जरूरत है।
बैठक में ये बताया गया कि 540 से अधिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। हर महीने पोर्टल पर 6 लाख से अधिक आवेदन हासिल होते हैं। हर महीने आवेदनों पर नजर रखते हुए उनके निदान के लिए लगभग 20 लाख संदेश भेजे जाते हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के 73वें जन्मदिन के मौके पर अंबाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर डॉक्टरों की कई टीमें मौजूद रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के 73वें जन्मदिवस पर रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में अंबाला की पहली मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पहुंची, जहां उन्होंने ब्लड डोनेट कर रहे लोगों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और रक्तदान के लिए धन्यवाद भी किया। इस मौके पर हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से कहा कि आज एक दौर में रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है। हम अपना रक्तदान कर इंसानियत के हित में कार्य करते हैं। एक बोतल रक्त से कई लोगों का भला होता है। लाडबाग कस्बे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का 73वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। विनोद शर्मा के समर्थकों ने केक काटकर खुशियां मनाई। समर्थक गुरजीत सिंह ने विनोद शर्मा और की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। एलाहाबाद में हरियाणा जनचेतना पार्टी के सुप्रीमो विनोद शर्मा का 73वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर केक काटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। तो वहीं पानीपत में नगर निगम ने काबुली बाग मस्जिद और रानी महल के आसपास 100 मीटर के दायरे में बन रहे अवैध मकानों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए गिरा दिया है। जो मकान पहले से ही बने हुए थे उन्हें छोड़ दिया गया। निगम अधिकारी ने बताया कि पुरातत्व विभाग के नियमों के मुताबिक 100 मीटर के दायरे में किसी को भी मकान बनाने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों ने मकान बनाने शुरू किए थे उन सभी अवैध मकानों को गिराया गया। करनाल में कूड़ा उठान के काम में लगे वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नगर निगम मौजूदा सिस्टम को और मजबूत करने जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। वाहनों पर जीपीएस से निगरानी की जा रही है। झुंझुनू में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग पुलिस ने मामले को शिकायत दर्ज करा दी है। साथ ही आपको बताएं कि सख्त कार्रवाई करने की मांग पुलिस ने की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीड़िता ने बताया है कि उसी के गांव के 4 युवक उसी के घर से उसको उठाकर ले गए, जिसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो महिला थाने में चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भिवानी में सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। भिवानी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस की जांच अभियान चलाया गया। सचिव आरटीए ने एम्बुलेंस वाहनों में जरूरी उपकरणों की जांच की। सचिव आरटीए ने सामान्य अस्पताल के सामने 3 व्हीलर चालकों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया है और रिफ्लेक्टर टेप लगाई है। सचिव आरटीए ने बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेवाड़ी में एक बार फिर बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां एक स्क्रैप व्यापारी के साथ 5 से 6 लोगों ने मारपीट की है और फिर 20 लाख रुपए और कार छीनकर बदमाश फरार हो गए। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही घंटों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से लूट के दौरान छीनी गई ऑल्टो कार भी बरामद हुई है। करनाल के गांव फुसगढ़ में जबरदस्त झगड़ा हो गया, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ और शीशे तोड़े गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही है। महिलाओं ने कहा है कि कुछ शरारती युवक उनके घरों में आकर उनकी रिक्शा, मोटरसाइकिल और घरों के शीशे तोड़ गए हैं और जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कुछ पुरानी रंजिश का मामला लगता है, जो दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। शिक्षा अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग की गई है। डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हो गया है। कल भी पेट्रोल डीजल के दाम में 30-30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। भवानीखेड़ा में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई है। कोहरे के चलते सर्दी और बढ़ गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, तो वहीं कोहरे से किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। तो वहीं नूह के थाना पुन्हाना
की पुलिस ने लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ओएलएक्स पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन दिखाकर अवैध हथियार के बल पर लूट करता था। आरोपी मंडोरा यूपी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लाकर गहनता से पूछताछ कर मामले में की गई लूट, नकदी और सामान को बरामद करने का प्रयास करेगी। झज्जर में छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। आत्महत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक पढ़ाई को लेकर छात्रा मानसिक तौर से परेशान थी। रेवाड़ी के गांव लाधुवास में छोटे से आपसी विवाद के चलते 16 साल की नाबालिग ने अपने ही चचेरे बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस तलाश में जुटी है। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों द्वारा लगाए गए पक्के मोर्चा पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में सिरसा जिला और पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान किसान नेताओं समेत सैकड़ों लोग हिस्सा लेंगे। कृषि कानून के विरोध में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर समेत सभी वर्गों के लोग महापंचायत में पहुंचेंगे और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कृषि विरोधी 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश में लगातार महापंचायतें हो रही हैं। तो वहीं कैथल की हरसरौला बस्ती में 21 साल के युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वो 3 महीने से शहर की महादेव कॉलोनी निवासी एक युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, लेकिन अब वो उसे छोड़कर चली गई। उसके चलते उसने सुसाइड कर ली। अंबाला में निलंबित डीआईजी अशोक कुमार सदर थाना पहुंचकर पुलिस की जांच में शामिल हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद निलंबित डीआईजी अशोक कुमार थाने पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज के भाई से हुआ था विवाद। गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए करनाल में 40 लाख रुपए की लागत से गन्ना टिश्यू कल्चर लैब का उद्घाटन हुआ है। 4 से 5 लाख बीमारी रहित पौधों का हर महीने होगा उत्पादन, लागत में भी आएगी कमी। इस लैब का उद्घाटन राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के निदेशक बख्शी राम ने किया है और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस लैब की स्थापना से उत्तर पश्चिमी राज्यों के गन्ना किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें बीमारी रहित के साथ अधिक उत्पादन देने वाले बीज की किस्में उपलब्ध हो पाएंगी। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जवाहर पार्क में इकट्ठा हुई और रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढाडा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 2018 में अपनी जायज मांगों के किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसमें वर्कर्स और हेल्पर के 1500 और 750 रुपए बढ़ाने का वादा था। कुरुक्षेत्र की कचहरी परिसर में दिन दिहाड़े सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया है। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे ने बताया कि कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत जानलेवा हमला किया था। बार एसोसिएशन प्रधान गुरुतेज सेखो ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और वकीलों की सुरक्षा की मांग उठाई। राजकीय महिला कॉलेज में सड़क निर्माण हुए 2 साल भी नहीं हुए और वो उखड़ना शुरू हो गई है। सड़क के उखड़ने से कॉलेज प्रबंधन में नाराजगी है और कॉलेज प्रबंधन ने विभाग के एक्सीएन से शिकायत कर सड़क निर्माण की जांच करवाने की मांग की है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 2 वर्ष पहले कॉलेज के अंदर और मैग्नेट से स्टेट हाईवे तक रोड निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को 22 लाख रुपए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आई ग्रांट के दिए गए थे। गोहाना में जिंद रोड पर नई अनाज मंडी के पास आरती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात में आरती का साथी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं टीकरी बॉर्डर स्थित किसानों के आंदोलन स्थल पर अब सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं ताकि आंदोलन में कोई शरारती तत्व ना घुस जाए और आंदोलन खराब करने के उसके मंसूबे कहीं सफल ना हो जाए। आंदोलन स्थल पर खड़ी ट्रॉलियों में भी वाईफाई लगवाई जाएगी ताकि अगर सरकार यहां पर इंटरनेट बंद करती है तो फिर उन्हें अपनी सूचनाएं भेजने में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसानों ने लंगर स्थल के साथ ही एक सुंदर पार्क भी बनवाया है। पार्क में बकाया बेंच और चारपाई भी बिछाई गई है और इन्हीं पर बैठकर किसान पूरा दिन अपने आंदोलन पर चर्चा करते हैं।
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत उन्हें मिली थी। दिल्ली की ईओडब्ल्यू में सपना के खिलाफ एफआईआर 10 जनवरी को दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक पंकज चावला और कुछ लोगों की पीआर कंपनी और बाकी कंपनियों के साथ सपना ने स्टेज शो, डांस और सिंगिंग के एग्रीमेंट साइन किए थे, लेकिन स्टेज शो में परफॉर्म नहीं किया। फरीदाबाद में गली की सफाई के लिए युवती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री अनिल विज से ट्वीट कर गुहार लगानी पड़ी। युवती की 16 फरवरी को शादी है और उसका कहना है कॉलोनी में काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी जमा है। इंडिया न्यूज की टीम ने मौके का जायजा लिया, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने हरकत में आया और टैंकर से सीवर की सफाई करवाई। नगर कमिश्नर यशपाल यादव बोले जल्द टेंडर होंगे और साथ ही गंदे पानी की निकासी के लिए बजट अलॉट किया गया है। सिरसा में शिक्षा विभाग ने 30 ड्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा कांग्रेस सरकार में 816 टीचरों की भर्ती अनियमितता में पाई गई। तो वहीं टीचरों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और वहां से इन टीचरों को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद हरियाणा सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सिरसा में 30 ड्राइंग टीचरों को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए। यमुनानगर के लापरा गांव में सीआईए टीम पर 1 दर्जन के लगभग गांव वालों ने हमला कर दिया है और आपको बता दें कि हमले में पुलिस के कई लोगों समेत एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई हैं। इस संबंध में पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीआईए प्रभारी ने बताया कि एक सूचना मिलने के बाद सीआईए की टीम गांव में रेड करने पहुंची थी और इसी दौरान गांव वालों ने इकट्ठा होकर और पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पंजाब के फजिल्का में आयोजित की गई उत्तरी जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिरसा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 9 मेडल जीतकर सिरसा का नाम रोशन किया है। इनमें से 3 बच्चों ने गोल्ड, 3 ने सिल्वर और 3 बच्चों ने कांस्य पदक हासिल किए हैं और इस प्रतियोगिता में पूरे उत्तर भारत से करीब 450 बच्चों ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। कोसली के गांव झाल में कई वर्षों से बीपीएल प्लांटों पर कब्जाधारियों का कब्जा है, जिसे अब जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से कब्जा छुड़वाकर लाभार्थियों को दिलाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पंचायत द्वारा 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उन पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया और उन्हें इस लाभ से वंचित रखा है। सिरसा नगर परिषद की टीम ने शहर के कई बाजारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और अभियान के दौरान बाजारों में सड़कों पर पड़े दुकानदारों के बोर्ड और सामान को जब्त किया गया है। पानीपत के लघु सचिवालय में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने उपायुक्त के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा और छात्रों ने कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग की। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों, पंचायती राज विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में पहुंचने वाले मरीजों को अगर रोहतक सोनीपत रेफर किया गया है तो सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। कई बार मरीजों को कई घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है। ट्विटर सेंसरशिप को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा कि कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है। ट्वीट में उन्होंने हैशटैग ट्विटर सेंसरशिप लिखा है। किसान आंदोलन के बीच देश विरोधी गतिविधियों को मंच देने और बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर अब आमने सामने है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच तकरार अब बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन, खालिस्तानी समर्थकों से जुड़े कुछ अकाउंट्स बैन करने को ट्विटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया। बीते दिन हुई बैठक में भारत सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है, उन पर एक्शन लेना ही होगा। सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया गया। सरकार की ओर से ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता 75 काम जरूर करें और उसका हिसाब रखें। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ बैठिए और लिस्ट बनाएं कि आप दिन भर में कितनी स्वदेशी और विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देश की मिट्टी का सुगंध ना हो, उनसे मुक्ति पाने की जरूरत है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एस्ट्राजेनेका की तरफ से बनाई गई वैक्सीन ने व्यापक इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी है। डब्ल्यूएचओ के पैनल की ये मंजूरी ऐसे में आई है जब वैक्सीन के प्रभाव को लेकर साउथ अफ्रीका में बड़े सवाल उठ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के पैनल ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा है कि वैक्सीन की 2 डोज जरूरी हैं, 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर दी जानी चाहिए। पैनल ने यह भी कहा है कि वैक्सीन 65 और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित है।